तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? सो आज हम लोग देखने वाले हैं रीइंकार्नेशन एनीमे, जिसमें एक लड़का दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग नाइट, जहाँ पे उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है और एक सॉफ्ट खूबसूरत लड़की भी होती है, जिसको देख के तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो इसलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ लोग लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं और लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन ये हरामखोर आदमी इन लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं। साले सुअर, ब्लडी चीप्स। खैर बहुत ज्यादा चीखने के बाद यहाँ पे खट्टा खट्टा नाइट आ जाता है, जिसको देख के इन सबकी फट जाती है। फिर ये अपनी तलवार से इन सबको बीच में से काट देता है। यस, मार सुअरों को। खैर अब हमारे भाई का नाम होता है आर्क, जिसकी आंख दूसरे वर्ल्ड में खुलती है, जिसको पता नहीं होता कि यहाँ पे कैसे पहुंचा। अब ये अपना आर्मर देखता है और डर जाता है। फिर इसको याद आता है कि पिछली रात ये गेम खेल रहा था और इसने उसी गेम के कैरेक्टर का आर्मर पहन रखा है, जो कि इसका खुद का कस्टम कैरेक्टर था। अब हमारे भाई के पास बहुत सारी एबिलिटीज होती है और फिर ये अपनी तलवार को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को बीच में से काट देता है। फिर ये सोचता है क्या मैं मैजिक कर सकता हूँ। अब ये एक पेड़ को अपने फायर मैजिक से जला देता है, जिससे हमारा भाई अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है, जो कि ये है। इसलिए अब इसको ना अपनी स्किल टेस्ट करने की खुजली मस्ती है और इसको भूख भी लगने लगती है। फिर ये सोचते है कि पास वाले शहर में टेलीपोर्ट होगा, लेकिन ये टेलीपोर्ट की जगह नीचे गिर जाता है, क्योंकि तुम उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हो जहाँ पे तुम पहले जा चुके हो। खैर अब हमारे भाई को एक आइडिया आता है कि हवा में उड़ते उड़ते टेलीपोर्ट होता रहेगा, जिससे आगे बढ़ता रहेगा। इसे कहते हैं सस्ते जुगाड़। अभी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसकी लाइफ तो सेट हो चुकी थी। अब इसको एक नदी देखती है, जिसकी ग्राफिक्स को देख के ये बोलता है ये तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। ऑफ कोर्स ये गेम है ना, इसलिए। खैर अब हमारा भाई अपना चांद सा मुखड़ा पानी में देखता है, लेकिन इसकी फट जाती है क्योंकि ये तो एक हड्डी है। फिर इसको याद आता है कि इसने कूल बनने के चक्कर में स्केलेटन अवतार ले लिया, जो कि इसको अच्छा नहीं लगता। फिर ये सोचता है कि कहीं लोग इसको देख के डर न जाए, इसलिए ये अब अपना हेलमेट कभी नहीं उतारेगा। खैर अगले दिन में हमारा भाई शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक औरत इसको फल खरीदने बोलती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते, जिसको सुन के औरत बोलती है एक नाइट और फिर भी पैसे नहीं है। अब हमारा भाई आसपास की चीजों को नोटिस करता है कि ये जगह फैंटेसी नहीं है, पुरानी सी है। अब तभी इसको खाने की खुशबू आती है, जिसको देख के हमारे भाई का बहुत मन करता है, लेकिन पैसे न होने के चक्कर में हमारा भाई आगे बढ़ जाता है और चलते चलते गली में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक खूबसूरत लड़की होती है, जो कि एक आदमी से बहस कर रही होती है, क्योंकि इसने इसके पैसे लेके भी इसका काम नहीं किया। अब ये खूबसूरत लड़की यहाँ से गुस्से में चली जाती है और हमारा भाई इसको देख के छुप जाता है और इस लड़की के कानों को देख लेता है, जो कि एक एल्फ होती है, जिसको देख के हमारा भाई पागल ही हो जाता है। फिर ये लड़की अपने कानों को छुपा लेती है और चली जाती है। अब अगली सीन में हमारे भाई को एक गिल्ड दिखता है, वो यार जहाँ पे इसी का एनीमे में क्वेस्ट और मिशंस मिलते हैं, जिनको कंप्लीट करने पे तुम पॉइंट्स, पैसे, स्किल्स आदि जैसी चीजें कमा सकते हो। इसलिए इसी सोच में हमारा भाई भी अंदर चले जाता है, जिसको सब देखते रह जाते हैं और बोलते हैं अरे यार ये बंदा कौन है। अब आर्क मैनेजर से क्वेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन ये मैनेजर हमारे भाई का पहनावा देख के बोलता है मजाक है क्या, तुम जैसे नाइट के पास तो ऑलरेडी एक जॉब होगी, अब किसी को शक ना हो। इसलिए हमारा आर्क भारी सी आवाज में बोलता है देखिए किसी काम के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। अब इसको सुन के आदमी मान जाता है और बताता है कि लाइसेंस के लिए आपको ट्रायल कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप बेस्ट को मार सकते हो, मॉन्स्टर को मार सकते हो या फिर लुटेरो को मार सकते हो, और मारने के बाद वापस आना और लाइसेंस ले जाना। अब हमारा भाई ना एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या मॉन्स्टर माफी चाहूंगा, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे बुरे लोगों को मारना होगा और एक सबूत लेके आना होगा जिससे तुम मुझे लाइसेंस दे दोगे। हाँ, अब हमारा आर्क अपने एडवेंचर पे निकल जाता है, जहाँ पे ये दो सुअरों को मार के खुश होता है, लेकिन तभी झाड़ियों में से इन सुअरों का पप्पा निकल जाता है, जो कि हमारे भाई पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा भाई इसको बीच में से काट देता है और अपनी बोरी में भर के इसको भी लेके चलता है। लेकिन तभी हमारे भाई को ना रास्ते में लुटेरों का ग्रुप दिखता है, जो कि बहुत सारी सिपाहियों को मार देते हैं और एक अमीर लड़की और उसकी मेड की तरफ बढ़ते हैं, और वही जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया जबरदस्ती करते हैं। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे सही टाइम पे आके इन सबको काट देता है, जिससे बाकी लुटेरे भाग जाते हैं। लेकिन हमारा भाई स्लैश मार के इन हरामियों को धूल बना देता है और अगले सीन में इन लड़कियों का हालचाल पूछता है, जिसके रिप्लाई में मेड बोलती है हम ठीक है और क्या पास वाले लॉर्ड के लिए काम करते हैं। अब हमारे भाई को याद आता है कि हाँ ये तो उसके कैरेक्टर की बैक स्टोरी है। खैर अब हमारा भाई अपने फायर मैजिक से बचे हुए लोगों को ठिकाने लगा देता है और फिर सोचता है क्या मैं बुरे लोगों के सामान और घोड़े चुरा लूं। लेकिन तब यहाँ पे मेड और ये लड़की आ जाती है और इसका नाम लॉरेन होता है। अब लॉरेन बोलती है हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अब इसके रिप्लाई में आर्क बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। अब ये ना अंदर ही अंदर हंसता है अब तो मैं वापस जाके खाना खाऊंगा। खैर अब मेड हमारे भाई को अपने साथ शहर तक चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए हमारा भाई रेडी हो जाता है और अगले सीन में इनके साथ जा रहा होता है। लेकिन लॉरेन ने इसको देखे जा रही होती है, जिससे हमारा भाई पिघल जाता है। फिर ये मेड इसका नाम पूछती है, जिसके रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है मैं हूँ एक मुसाफिर जो कि एक सफर पे निकला है और तुम मुझे आर्क कह सकते हो। अब हमारा भाई का नाम सुन के लॉरेन को शर्म आ जाती है और हमारा भाई इनको वापस छोड़ के गिल्ड आ जाता है और सबूत भी लेके आता है। फिर ये मैनेजर हमारे भाई को रूइन स्टोन देता है और बोलता है मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम्हें पत्थर मिलता है, जिससे तुम मैजिकल आइटम्स और वेपन बना सकते हो। अब हमारे भाई को लाइसेंस मिल जाता है और मैनेजर इसको बताता है कि और क्वेस्ट और मिशन करने के लिए उस बोर्ड की पोस्टर देख लेना। अब हमारा भाई फाइनली अपने रूम में खाना पीना ऑर्डर करता है और अगले सीन में हमारा घोस्ट राइडर खाना खा रहा होता है और मजे से दारू पीता है और आगे होने वाले एडवेंचर के लिए रेडी हो जाता है। मैं इस दुनिया में और चीजें करूंगा अब अगले दिन हमारा भाई ना क्वेस्ट करने के लिए गांव में जाता है, जहाँ पे इसको कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी है, क्योंकि हमारे भाई को एक ऐसा ही क्वेस्ट चाहिए था जो कि नॉर्मल सा हो। खैर अभी एक घर में जाता है जहाँ पे एक लड़की देख के इसको डर जाती है। फिर हमारा भाई पूछता है कि मुझे मार्का से मिलना है और ये लड़की बोलती है
जी वो मैं यू कही है। अब हमारा भाई इसको बताता है कि मैं यहाँ पे आपकी जॉब करने के लिए आया हूँ, जब तक तुम जड़ी बूटी को खोजोगी तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे हमारे भाई ने एक फ्लावर क्विस्ट सेलेक्ट किया था, जहाँ पे मैनेजर इसको बोलता है कि तुम और बड़ी जॉब कर सकते हो, ये क्यों कर रहे हो, और किसी को शक ना हो इसलिए हमारा भाई इसके रिप्लाई में बोलता है कि नहीं मुझे जड़ी बूटियों में काफी इंटरेस्ट है। अब प्रेजेंट में मार्का बोलती है सर नाइट आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, जिसके रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है वो मैं जड़ी बूटियों में काफी रुचि रखता हूँ और वैसे भी मैं तो आसान सी जॉब ढूंढ रहा था इस गेम में। कुछ नहीं। अब मार्का चलने के लिए रेडी हो जाती है और अगले सीन में ये लोग एक जंगल में होते हैं जहाँ पे आर्क इससे पूछता है कि इस जंगल में जंगली सुअर घूम रहे हैं और तुम फिर भी यहाँ पे आना चाहती थी। अब रिप्लाई में मार्का बताती है कि मेरे डैडी ये सब करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को मेरी मम्मी ने ही पाला है, इसलिए अब मैं अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब इसको सुन के हमारा भाई बोलता है कितनी अच्छी है ये, इस उम्र में तो साला मैं गेम्स खेलता था। खैर अभी जंगल में और अंदर तक चले जाते हैं जहाँ मार्को को जड़ी बूटी मिल जाती है जिसको ये आर्क को भी दिखाती है, लेकिन तभी आर्क को झाड़ियों में से आवाज आती है और इसको लगता है कि कोई मॉन्स्टर है, लेकिन झाड़ियों के पीछे से पिद्दी सी लोमड़ी होती है जिसको चोट लगी हुई होती है। अब हमारा भाई अपना हाथ इसकी तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन ये छोटू इसके हाथों पे काट लेता है और छोड़ता ही नहीं है। फिर आर्क इसको अपनी हीलिंग स्पेल से ठीक कर देता है, जिससे छोटू खुश हो जाता है और हमारे भाई के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। अब मार्का आर्क से इस छोटू का नामकरण करने को बोलती है और पता है आर्क इसका नाम क्या रखता है, ये इसका नाम फ्राइड टोफू रखता है, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर ये बहुत सोचने के बाद इसका नाम पोंटा रखता है और इस बार ये नाम इसको पसंद आ जाता है। अब मार्का आर्क को जंगल में और अंदर जाने के लिए बोलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक गांव का आदमी गांव वालों को बताता है कि इसने जंगल में एक मॉन्स्टर को देखा है और एक गार्ड मार्का की मम्मी को बताता है कि हमें पता चला कि जंगल में मॉन्स्टर घूम रहा है और मार्का भी उसी साइड गई है, लेकिन अकेली नहीं किसी नाइट के साथ। अब अगले सीन में मार्का को ना जड़ी बूटियों का पेड़ दिख जाता है जिसको देख के उसके पास चली जाती है, लेकिन तभी पोंटा गुस्सा करने लगता है और हमारा भाई भी क्या देखता है कि मार्का के पीछे एक बड़ी सी छिपकली है और इसी ने पोंटा को चोट पहुंचाई थी। अभी छिपकली मार्का पे अटैक कर देती है, लेकिन हमारा भाई सही टाइम पे आके इसको बचा लेता है। फिर ये छिपकला या छिपकली जो भी है ये इन दोनों के ऊपर पॉइजन ब्रेथ मारता है, मतलब जहर की डकार, जिसको हमारा भाई बार बार डॉज कर लेता है। फिर ये छिपकला अपनी जीप से अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा भाई टेलीपोर्ट हो जाता है और सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर ये छिपकला अपना सर हिलाने लगता है और बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमारा भाई अपनी होली शील्ड से इससे भी बच जाता है। पर ये छिपकला मान नहीं रहा होता है, ये अटैक पे अटैक कर ही जा रहा होता है। फिर आखिरकार हमारे भाई को एक मौका मिलता है जिससे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, नेम पावर ऑफ जजमेंट, जिससे छिपकला एक ही बार में मर जाता है। जिसको देख के मार्का बोलती है कमाल है, ये सब सुन के गाँव वाले तो पागल हो जाएंगे। अब हमारा भाई मार्का को ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करता है और मार्का मान भी जाती है, अच्छी बच्ची है ना। अब हमारा भाई छिपकले को चेक करने जाता है जिसके पैर में रिंग होती है जो कि गायब हो जाती है। फिर तभी इन दोनों को एक सुअर दिखता है जिसको देख के आर्क बोलता है ये गाँव वालों के लिए अच्छा तोहफा होगा, और अगले सीन में गाँव वाले हैरान हो जाते हैं कि तुमने इतने बड़े सुअर को अकेले कैसे मार दिया। अब तभी मार्का की मम्मी यहाँ पे आ जाती है और इसको गले लगा लेती है, जिससे मार्का रो पड़ती है। फिर मम्मी जी मार्का को जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन तभी आर्क बताता है कि ये मेरी गलती थी, प्लीज आप मार्का को कुछ मत कहिए, ये सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। अभी सुन की मम्मी जी खुश हो जाती है और तभी यहाँ पे एक गार्ड आके आर्क से पूछता है कि आपको जंगल में एक मॉन्स्टर दिखा था। अब आर्क मना कर देता है क्योंकि ये सिर्फ उसके और मार्का के बीच की बात है। अब अगले सीन में आर्क यहाँ से जाने वाला होता है, तभी मार्का की बहन आर्क को फूलों को क्राउन देती है जिसको ये अपने सर पे पहन लेता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मार्का उदास हो जाती है और बोलती है कि हम वापस मिलेंगे। अब आर्क बोलता है एक दिन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक और छिपकली को मारते हैं जिसके पैर में भी रिंग होती है जो कि गायब हो जाती है। फिर ये आदमी यहाँ के लीडर को बताते हैं कि यहाँ पे एक और छिपकला था और किसी ने उसको एक बारी में मार दिया। अब ये लोग इसको भगवान का चमत्कार या फिर किसी दानव की चाल समझते हैं। और अगले सीन में हमारा भाई मजे से खाना खा रहा होता है जिसके साथ ये छोटू भी होता है। और फिर हमारा घोस्ट राइडर आगे की क्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ हम इस खूबसूरत एल्फ को देखते हैं जो कि जंगल में सिल्वर नाइट को ढूंढ रही होती है, मतलब हमारे भाई को मारना चाहती है क्योंकि इसको लगता है कि इसकी बिरादरी वाले बच्चों को हमारे भाई ने किडनैप कर लिया। अब हमारा आर्क मध्य से गुफा में क्वेस्ट करने के लिए आया है जहाँ पे लुटेरों को मार रहा है और ये छुट्टन पोंटा भी इसके जैसा ही हो गया, संगत का असर है भैया। खैर अब हमारे भाई को इस गुफा में बहुत सारा सोना मिलता है और दो केजेस भी दिखते हैं जिसको हमारा भाई इग्नोर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं और इसने लॉरेन को मारने के लिए लुटेरे भेजे थे। खैर अब इसको नौकर इसको बताते हैं कि सारे लुटेरों को सिर्फ एक ही बंदे ने मार दिया और इतना ही नहीं एक छिपकली को उसने आसानी से मार दिया। फिर ये नौकर इससे पूछता है प्रिंस डाकरेस लुवियाटे को टारगेट क्यों बना रहे हैं। अब इसके रिप्लाई में मोटू बोलता है प्रिंस नॉर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए वो वेस्ट को टारगेट बना रहे हैं। खैर अब हमारा भाई गुफा से बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी ये एल्फ इस पे अटैक कर देती है और हमारा भाई इसको चोर समझता है। पर तभी आर्क को इसका चेहरा दिखता है और हमारे भाई को याद आ जाता है कि ये तो वही खूबसूरत एल्फ है। अब ये एल्फ बोलती है किडनैप किए हुए बच्चों को वापस करो और हमारा भाई इसको बताता है कि कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन ये हमारे भाई की बातों को मानती नहीं है और उस पर अटैक करती रहती है। लेकिन तभी इसके सामने पोंटा जाता है जिसको देख के रुक जाती है और बोलती है ये तो वल्पेक्स है, एक स्पिरिट क्रिएचर जो कि किसी भी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्यों है। अब आर्क इसको बताता है कि मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ है। अब पोंटा की अदा को देख के इस एल्फ गर्ल को शर्म आ जाती है और ये हमारे भाई से माफी मांगती है। फिर हमारा भाई पूछता है कि क्या हुआ और ये बताती है कि मैं बहुत सारे एल्फ को बचाने यहाँ पे आई हूँ। अभी गुफा के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी हमारा भाई इसको बताता है कि अंदर कोई नहीं है, मैंने देख लिया। अभी ये एल्फ गर्ल ये सुन के यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा भाई इसको बताता है कि मैं एक नाइट हूँ जो कि जॉब के लिए दूसरों की मदद करता है, इसलिए क्या मैं आपकी मदद करूँ। अभी हमारे भाई की हेल्प को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ये इंसानों से नफरत करती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर हमारा भाई बोलता है कि मुझे ऐसा क्वेस्ट चाहिए जिसमें खूबसूरत एल्फ की मदद करूँ। खैर अब अगले सीन में हमारा भाई खाना खा रहा होता है और पोंटा शराबियों की तरह पड़ा होता है और हमारा भाई उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि उसने अपने नाम भी नहीं बताया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। अब अगले दिन हमारा भाई हवा में टहल रहा होता है और एल्फ की लोकेशन ढूंढता है जो कि इसने
गिल्ड में देखी थी। अब तभी इसको कुछ लुटेरों की आवाज आती है जिनको पीटने के लिए इसके हाथ में खुजली मचती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटी सी एल्फ गर्ल एक आदमी से बच के भाग रही होती है, लेकिन ये आदमी उसको पकड़ लेता है और केज में बंद कर देता है। अभी छोटी एल्फ इस लीडर को ना गुस्से से देखती है, जिससे लौंडा इसको माफी मांगने के लिए बोलता है, नहीं तो ये इसके दोस्तों को मार देगा। अभी ये लड़की माफी मांग लेती है, लेकिन ये हरामी रिजेक्ट कर देता है और अपनी तलवार से इस लड़की पे कट लगा देता है, जिसे देख के आदमी बोलता है आर्यन की कीमत कम हो जाएगी अगर इनकी बॉडी डैमेज हुई तो। अब लीडर को गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है तू मेरे बाप के लिए काम करता है तो कम बोला कर और जा अपना काम कर। अभी सब हमारा भाई झाड़ियों से देख रहा होता है और सामने बहुत सारे बुरे लोग होते हैं जो कि एल्फ को मार्केट में बेच देते हैं। खैर अब हमारा भाई ये सब सह नहीं पाता और इन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ये सेक्सी एल्फ गर्ल यहाँ पे आ जाती है और 2 लोगों को टपका भी देती है। लेकिन ये गंदे से लोग इसको भी पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ये खूबसूरत बला डार्क एल्फ है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा रेयर है। अब बहुत सारे लोग ना इसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि अजीब तरीके से हंसते हैं। अब एक गंजा ना इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये इसके हाथ को काट देती है, जिसको देख के इनकी फट जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को मारती है, जिसको देख के हमारा भाई इंप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी हरामखोर लीडर इसको बोलता है अगर तूने कुछ किया तो ये बच्चे गए। अभी एक लड़की की गालों से खून निकाल देता है, जिसको देख के इसे गुस्सा आ जाता है और 3 आदमी इसकी तरफ बढ़ते हैं और इस अप्सरा के शरीर के मजे लेने लगते हैं और इसको गंदी नजर से देखते हैं। चूतिया साले, वैसे कुछ भी कहो यार, माल तो है ही कसम से। अब खैर अब हमारा भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इनके लीडर को एक ऐसी क्रॉस लाइन मारता है जिससे पेट में जाके घुस जाता है। फिर ये एल्फ गर्ल सबको मार देती है और बच्चों को बचा लेती है। लेकिन अभी छोटी लड़कियां केज में होती है और इनके पास तो उसकी चाबी है नहीं, पर हमारा भाई है ना, ये इस ताले को अपने हाथों से तोड़ देता है, जिसको देख के ये हैरान हो जाती है। फिर हमारा भाई लड़की को बोलता है चलो बाहर आ जाओ, लेकिन ये लड़की हमारे भाई का दानव जैसा शरीर देख के डर जाती है। पर एल्फ गर्ल इनको बाहर निकालती है, जिनके गले में एक पट्टा होता है जो कि एल्फ निकाल नहीं सकते। पर हमारा भाई है ना, ये इसको अपने मैजिक से अनसील कर देता है, जिसे देख के दोबारा हैरान हो जाती है। अब एक छोटी सी लड़की के पैर में चोट भी लगी हुई होती है, लेकिन हमारा भाई है ना, ये इसको अपने हीलिंग स्पेल से ठीक कर देता है। और ये एल्फ गर्ल फिर से हैरान हो जाती है कि ये इंसान है कौन, ये कोई आम आदमी नहीं है। अब आर्किन बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर ये एल्फ सीटी मार के एक पिजियोटो जैसी चिड़िया को बुलाती है और एक मैसेज देती है, लेकिन बोल के, जिसको देख के हमारा भाई पूछ लेता है कि ये कैसा मैसेज है। अब रिप्लाई में ये बताती है बस चिड़िया के सामने कुछ भी बोल दो और वो किसी के सामने कुछ भी बक देगी। अब हमारा भाई बोलता है ओहो ये तो वॉइस रिकॉर्डर की तरह है, लेकिन ये वर्ड एल्फ गर्ल के पल्ले नहीं पड़ता। अब जो ये पिजियोटो होता है ना, ये एक स्पिरिट क्रिएचर होता है। फिर अगले सीन में बच्चों को लेने कुछ एल्फ आ जाते हैं और हमारा भाई इनको बोलता है कि अगर तुम फिर किसी मुसीबत में पड़े तो मैं दौड़ता दौड़ता तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। अभी छोटी लड़की खुश जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर ये एल्फ सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है। अब ये दोनों इंट्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे इस लड़की का नाम होता है आर्यन। अब तभी यहाँ पे पिजियोटो आ जाता है और आर्यन को बाकी एल्फ की लोकेशन के बारे में बता देता है। और अब आर्यन हमारे भाई की पावर्स को देखते हुए इसकी मदद के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है सर नाइट मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए। अब हमारा भाई भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मन में एक सवाल कि तुम्हारे लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आर्यन इसके रिप्लाई में बोलती है हाँ वो इतने खुश तो नहीं होंगे, लेकिन मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती और वैसे भी तुमने मेरे लोगों को बचाया है। अब हमारा भाई इससे हाथ मिलाता है और अगले सीन में ये कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसको देख के आर्यन सरप्राइज हो जाती है और बोलती है इस मिशन के लिए तू परफेक्ट है। अब अगले सीन में शाम हो जाती है, जहाँ पे ये दोनों किसी डांगा नाम के बंदे का वेट कर रहे हैं और हमारे भाई को लगता है कि वह खूबसूरत एल्फ होगी, लेकिन ये तो एक आदमी होता है, जिसको देख के आर्क और पोंटा की फट जाती है। अब आर्यन डांगा को आग से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन हमारे भाई को तो पसीने आ रहे होते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग खाना खाते हैं, लेकिन हमारा भाई नहीं खाता क्योंकि शक्ल ये भूत जैसी है तो क्या करे। खैर अब आर्यन बताती है कि डांगा एक एल्फ वॉरियर है और ये दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं। अब आर्यन डांगा को बताती है कि आर्क ने इसकी मदद करी थी और ये टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज करता है, जिसको सुन के डांगा हैरान हो जाता है। फिर इसको पोंटा दिखता है, जिसको देख के बोलता है टेलीपोर्टेशन मैजिक और एक स्पिरिट क्रिएचर इसका सारथी है, फिर तो ये हमारे काम आ सकता है। अब आर्यन डांगा से बाकी एल्फ की लोकेशन पूछती है और डांगा बताता है कि वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वहाँ पे रातों को भी बहुत लोग रहते हैं। अब आर्यन रात तक का वेट करने को कहती है और हमारे भाई को कहीं जाना होता है, इसलिए जरूरी काम बोल के यहाँ से चला जाता है। और डांगा आर्यन से पूछता है कि तुमने बाहर वाले पे भरोसा कैसे कर लिया। अब इसके रिप्लाई में आर्यन इसको बताती है कि अगर आज मुझे आर्क नहीं बचाता तो मैं यहाँ नहीं होती। और डांगा बोलता है फिर तूने अपने दुश्मनों को कमजोर समझा होगा। अब आर्यन बोलती है हाँ, और मैं वॉरियर के तौर पे फेल हो चुकी हूँ, मैं अपनी बहन की तरह कभी नहीं बन पाऊंगी। अब इसके रिप्लाई में डांगा बोलता है एक दिन तू उसकी तरह जरूर बनेगी। अब अगले सीन में हमारा भाई खाना खाने की जगह ढूंढ रहा होता है और ये गली में घुस जाता है, जहाँ पे दोनों जाके खाना ठूसने लगते हैं। और अगले सीन में हम कुछ एल्फ लड़कियों को देखते हैं जो कि एक जगह पे कैद है, जिनको इन हरामियों ने बेचने के लिए पकड़ रखा है। अब एक छोटी सी एल्फ बोलती है तुम सुबह तक नहीं बचोगे क्योंकि कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। अब एक आदमी गुस्से में आता है और इसको पकड़ लेता है और इसको चाटने लगता है। बस आगे मैं नहीं दिखा सकता, कलयुग है भैया। खैर रात हो जाती है और ये तीनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं और छुपते छुपाते जा रहे होते हैं, जिनका पीछे एक निंजा गर्ल कर रही होती है। अभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स के होने की वजह से ये लोग रुक जाते हैं। फिर आर्यन आर्क को खिड़की के पास टेलीपोर्ट करने के लिए बोलती है, जिसके लिए हमारा भाई रेडी हो जाता है, लेकिन आर्यन इसको पीछे हटने के लिए बोलती है वरना टेलीपोर्टेशन की लाइट गार्ड्स को दिख जाएगी। अब आर्क बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बेफिक्र रह। अब हमारा भाई क्लोज रेंज टेलीपोर्टेशन यूज करता है, जिसको देख के आर्यन पूछती है आखिरकार तू है कौन, और डांगा इंप्रेस हो जाता है। फिर ये लोग खिड़की से अंदर घुसते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आर्यन जाएगी, लेकिन ये अपने 2 शस्त्र की वजह से फंस जाती है और बड़ी मुश्किल से अंदर घुसती है। और हमारा भाई और डांगा तो टेलीपोर्टो के अंदर जाते हैं, जिसको देख के ही बोलती है तुमने मुझे इस ऑप्शन के बारे में क्यों नहीं बताया। अब इसके रिप्लाई में आर्क बोलता है अरे हमने मुंह फेर लिया था पीछे वहाँ पे। अब इसके रिप्लाई में आर्यन पूछती है फिर तुम इतनी देर से बाहर क्यों रुके हुए थे। हाँ यार ये तो अच्छा सवाल है।
खैर अभी ये लोग अंदर स्नेक करते हैं और एक कमरे में घुसते हैं जहाँ पे लोगों को सोते वक्त मार दिया है, जिसको देख के डांका बोलता है हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं। अभी अलग अलग हो जाते हैं और हमारा भाई एक रूम में पहुंचता है। अब इस रूम में भी काफी सारे लोग मरे हुए होते हैं, लेकिन तब इस कमरे में एक निंजा गर्ल आ जाती है जो कि हमारे भाई के ऊपर अटैक कर देती है। और भाई ये छोटी सी होती है। अब इसको देख के हमारे भाई को ना इसके ऊपर प्यार आ जाता है क्योंकि इसकी बिल्ली की कान और पूंछ होती है। और ये निंजा गर्ल पॉन्टा को देख के रुक जाती है, फिर आपसे माफी मांगती है क्योंकि स्पिरिट क्रिएचर किसी भी गलत इंसान को नहीं चुनता। अब ये निंजा गर्ल हमारे भाई को बताती है कि जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो बेसमेंट में है। अभी आर को एक लेटर देती है और यहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारा भाई उदास हो जाता है क्योंकि इस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था। खैर अब आर की लेटर डांका और आर्यन को दिखाता है जो कि एल्फ को खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लॉर्ड डिएंटो नाम का बंदा इन्वॉल्व है। अब आर्यन को बाकी एल्फ की लोकेशन बताता है जिसको सुन के आर्यन पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, और ये निंजा गर्ल का नाम ना बताते हुए बोलता है कि मैंने एक आदमी से सच उगलवा लिया। अब आर्यन बोलती है ठीक है पहले हम यहाँ का काम निपटाएंगे फिर डिएंटो के पैलेस जाएंगे। अब तब यहाँ पे एकदम से 3 गार्ड्स आ जाते हैं जिनको आर्यन अकेले ही हैंडल कर लेती है और फिर ये बाकी के एल्फ को बचा लेती है, लेकिन वो सब सेल में होते हैं जिसको हमारा भाई तोड़ देता है जिनसे बच्चों की फट जाती है। लेकिन आर्यन बोलती है अरे डरो मत, ये ब्रॉक लेसनर अपनी साइड ही है। खैर अब आर्क इन सबको 2 टेलीपोर्ट कर देता है और इन वाले एल्फ के गले में भी ना एक पट्टा होता है जिसको आर्क निकाल देता है, जिसको देख के डांका की फट जाती है। अभी एल्फ रोने लगती है कि हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर डांका आर्यन को औरों को बचाने के लिए बोलता है और आर्क को आर्यन का ख्याल रखने बोलता है। अभी ये दोनों बाकी एल्फ को बचाने के लिए पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिसको दूर से निंजा देख रहे होते हैं। फिर ये छोटी निंजा बोलती है तुम जो भी हो हम एक दिन जरूर मिलेंगे। अब पैलेस के अंदर हम एक हरामखोर मोटू को देखते हैं जो कि 2 एल्फ के साथ गंदी गंदी चीजें करने वाला है और पता नहीं इनकी नाभि पे कौन सी आयुर्वेदिक कोल्ड क्रीम लगा के खुश होता है। बाबा रामदेव की क्रीम है ये। खैर अब ये छोटू चक्का भी इसी कमरे में होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन यहाँ पे उड़ते उड़ते पहुंच चुके हैं और पैलेस की जमीन पे लैंड होते ही 2 गार्ड्स इनको देख लेते हैं, लेकिन हमारा भाई एक ऐसा स्लैश मारता है जिससे घंटा गिर जाता है और ये चकमा देखे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन नीचे इनको अभी भी गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारा भाई मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है और इन लोगों को फिर से चकमा दे देता है और इन चूतियों को कुछ पता भी नहीं चलता। फिर आर्यन बोलती है जल्दी चलो और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये हरामखोर इन एल्फ की बगल चाट के ऑर्गेज़म ले रहा है। साला कौन सा ऑर्गेज़म है जो बगल चाटने से मिलता है? बदबू नहीं आती है तुम्हें? पता नहीं यार कितनी बार मैंने बकचोदी देख ली होगी। खैर अब यहाँ पे एक नौकर आके बताता है कि मोटू दुश्मन आ गए हैं। अब ये बंदा बोल ही रहा होता है लेकिन इसके पीछे से ब्लास्ट होता है जिससे उड़ता हुआ जाता है और ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं जिससे इसकी फट जाती है और एल्फ गर्ल्स खुश हो जाती है। अब ये मोटू हमारी आर्यन की तरफ बढ़ता है लेकिन आर्यन इसकी कंचे तोड़ देती है और लड़की को बचा लेती है, लेकिन ये लौंडा यहाँ से धीरे धीरे खिसक रहा होता है। तभी हमारा भाई इसके सामने आ जाता है और ये इससे इतना ज्यादा डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। अब हमारे भाई के हाथ की वजह से दीवार टूट जाती है जिसके पीछे सोना होता है, जिसको देख के हमारा भाई बोलता है लेडी आर्यन ये देखो। क्या है? कुछ नहीं, आप लगी रही है। अब हमारी आर्यन इसके पिछवाड़े पे लात मार मार के इसके पिछवाड़े का बर्गर बना देती है और इन लड़कियों को बोलती है जो करना है करो उसके साथ। अब ये एल्फ गर्ल भी इसको कुत्ते की तरह मारती है जिसको देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे और गार्ड आ जाते हैं, लेकिन आर्क आर्यन को इनसे अकेले लड़ने को बोलता है क्योंकि ये तब तक सोना लूट लेगा। अब आर्यन अपनी तलवार से यहाँ पे आग लगा देती है और सारे गार्ड्स को फूंक देती है। अब आर्यन ने लड़कियों को लाला टोया जाने को कहती है, मतलब जहाँ पे एल्फ रहते हैं, ठीक है। खैर अब दूसरी तरफ हमारा भाई सोने की ईंटों को लूट ही रहा होता है, लेकिन तब इसके पीछे से आर्यन आ जाती है और बोलती है चलो हो गया यहाँ का तो, वैसे तुम कर क्या रहे हो? अब हमारा भाई इसको बताता है कि मैं इनका सोना ले रहा हूँ ताकि अपने बिजनेस को वापस खड़ा न कर पाए। इसके रिप्लाई में आर्यन कहती है क्या मतलब? फिर आर्क इसको बताता है अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। अब आर्यन को समझ आ जाता है और ये बेवकूफ बन जाती है। अब सामने सामने चूतिया बना दिया। अब हम देखते हैं कि पैलेस के बाहर तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसको देख के हमारा भाई बोलता है वैसे बम बम किसने फिट किए? मुझे लग रहा था कि तूने किए होंगे। अब अगले सीन में सोना लेके हमारा भाई आर्यन के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और आर्क सोचता है कि शायद उस निंजा गर्ल ने बम बम फिट किए होंगे। अभी आर्यन को बताता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिससे आर्यन इसको इसके पैसे दे देती है और पूछती है आर्क तुम अब क्या करोगे? लेकिन हमारे भाई को कुछ पता नहीं होता। फिर आर्यन इसको एल्फलैंड इनवाइट कर देती है, जिससे हमारा भाई अंदर अंदर खुश हो जाता है। खूबसूरत एल्फ, इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वैसे लेडी आर्यन, क्या आपके लोग किसी बाहर वाले का स्वागत करेंगे? अब आर्यन इसको बताती है कि सबसे पहले हमें एल्डर की परमिशन लेनी होगी। अब आर्क पूछता है उनसे मिलना जरूरी है क्या? फिर आर्यन बोलती है हाँ उनसे मिलवाना जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उन पे भी भरोसा करती हूँ। अब आर्क रेडी हो जाता है, लेकिन इसको अपना आर्मर कभी ना उतारने को बोलता है, जिससे आर्यन जानना चाहती है कि वजह क्या है। फिर आके इसको बताता है कि तुम डर जाओगी, लेकिन आर्यन को कोई दिक्कत नहीं होती और फाइनली हमारा भाई अपना चांद सा मुखड़ा इसको दिखा देता है। इसको देखने के बाद ही पूछती है ऐसा क्यों हुआ था तुम्हारे साथ? अब हमारा भाई इसको झूठ मूठ की कहानी बता देता है कि किसी शराब की वजह से मेरा ये हाल हो गया। अब ये थोड़ी बताएगा कि मैं गेम में फंस गया। खैर अब आर्यन को उसके चेहरे से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसकी मदद की है ना भाई, इसलिए अब आर्यन इसका सीक्रेट छुपा के रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और लाला टोया के लिए निकल पड़ते हैं। और अगले सीन में हम राजा के 3 बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंस सेक्ट मार्कस डिएंटो मतलब इसके बेटे पे इल्जाम लगाता है कि उसने एल्फ को बेच के रूल्स तोड़े हैं। अब प्रिंस डागरस गुस्से में इस बात का प्रूफ मांगता है, जिससे इनका बाप भी सहमत होता है और अपनी बेटी यूरियाना से राय मांगता है, जहाँ पे बताती है कि इसने भी एल्फ को बेचने की अफवाह सुनी है और अगर ये सच है तो हमारे किंगडम और दूसरी नेशंस के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एल्फ के साथ मीटिंग करेंगे। अभी सेंटा क्लॉज अपनी बेटे की बातों को मान लेता है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डागरस ने बहुत गुस्से में होता है, शायद इसको एल्फ पसंद नहीं है ना, इसलिए। अब अगले सीन में ये दोनों एल्फलैंड जाने के लिए जंगल से गुजरते हैं, जहाँ पे आर्यन कैंप लगाने को बोलती है, लेकिन हमारा भाई हीरो बनने के चक्कर में टेलीपोर्ट हो जाता है और नीचे गिरता है, जिसको देख के आर्यन बोलती है जब रास्ता नहीं पता तो काहे खुजली करते हो।
अब रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसी जगह से खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। फिर रात हो जाती है और आर्यन इस पिजियोटो को मैसेज दे देती है और फिर धीरे से सोते हुए पोंटा को देख के स्माइल करती है। फिर आर्क इससे पूछता है कि हम लालाटोया कितनी देर में पहुंच जाएंगे, और रिप्लाई में बोलते हैं कि बस 2 रातें और। अब ये बोलने के बाद आर्यन के पेट से ना गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिसको देख के आर्क बोलता है लगता है 2 मछली काफी नहीं थी, इसलिए एक सुअर को जंगल में पकड़ने के लिए चला जाता है। अब आर्यन अकेली होती है और सोते हुए पोंटा को देखती रहती है और इसको टच करना चाहती है, लेकिन किसी तरह अपने आप पे काबू करती है, पर पोंटा की अदा इसको घायल कर देती है। और इतने में हमारा भाई एक सुअर को पकड़ के यहाँ पे ले आता है और क्या देखता है कि आर्यन पोंटा को गुची गुची कर रही है। अब हमारा भाई पत्थर की तरह खड़ा रहता है और फिर आर्यन ऐसे दिखाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और अगले सीन में हम यूरियाना को देखते हैं, जो कि अपनी मेड अरोमा के हाथ की बनी चाय पीती है और उसको बताती है कि उसको अपने भाई डागरस के ऊपर शक है कि उसका हाथ जरूर एल्फ को बेचने खरीदने वाले धंधे में है। अब अगले सीन में आर्क और आर्याना फाइनली लालाटोया पहुंच जाते हैं। अब हमारा भाई अंदर अंदर खुश हो रहा होता है और तभी गार्ड्स गेट खोल देते हैं और आर्यन आर्क को बाहर वेट करने को बोलती है, क्योंकि तब तक ये एल्डर से परमिशन ले लेगी। अब हमारा भाई बाहर वेट कर रहा होता है और यहाँ की चीजों को चेक कर रहा होता है और सोचता है कि चीजें इतनी पुरानी यहाँ की, फिर सोचो एल्फ कितने पुराने होंगे। अब हमारा भाई बाहर पोंटा के साथ खेलने लगता है, फिर प्रैक्टिस करने लगता है और फिर शाम हो जाती है और पूरे 3-4 घंटे बाद आर्यन इसको अंदर बुलाती है। अबे यार इतनी देर से क्या चल रहा था? मुझे तो भाई शक हो रहा है कहीं हमारे भाई के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। खैर अब अंदर का नजारा देख के हमारा भाई हैरान हो जाता है और एक पेड़ के पास गांव के एल्डर्स होते हैं, जो कि आर्यन के मम्मी पापा होते हैं, जिनसे आर्यन हमारे भाई को मिलवाती है। अब पापा जी का नाम होता है डिलन लालाटोया और मम्मी का नाम होता है ग्लिनिस लालाटोया। अब हमारा भाई इनको हेलो करता है और फिर पूछता है क्या आप आर्यन के पेरेंट्स हैं? अब मम्मी अपनी उम्र 170 बताती है, जिसको सुन के आर्यन बोलती है मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हो, 245 की हो गई हो आप। अब हमारा भाई पूछता है तो ये एल्डर्स तुम्हारे मम्मी पापा थे? जिसके रिप्लाई में आर्यन बोलती है हाँ बताया तो था। अब पापा जी आर्यन की मदद करने के लिए आर्क को थैंक्स बोलते हैं और आर्यन के डिएंटो के घर पे अटैक करने के लिए उस पर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, जिसको सुन के आर्यन बताती है कि सबसे पहले उन्होंने रूल्स तोड़े थे। अब पापा जी इसके रिप्लाई में बोलते हैं इसका मतलब क्या तू उनके घर में घुस जाएगी? अब आर्क आर्यन की सफाई में पापा जी को सब कुछ बता देता है, जिसको सुन के पापा जी बोलते हैं कि मैं इसके बारे में एल्डर से मीटिंग करूंगा, जिसमें आर्यन भी होगी और सबूत के तौर पे इनके पास ही कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अब इतने में मम्मी जी खाना ले आती है, जिसको पोंटा ना गरम गरम खा लेती है। जल गया मुंह। खैर अब हमारा भाई अपना हेलमेट उतारने में थोड़ा सा झिझकता है, जिसको देख के पापा जी बोलते हैं मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, इसलिए तुम शर्माओ मत। अभी हेलमेट उतार देता है और खाना खा लेता है और अगली सुबह हमारा भाई उठ जाता है, जिसको देख के मम्मी जी बोलती है आर की नींद कैसी आई? अब रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मम्मी जी इसके लिए नाश्ता लेने जाती है और दूसरी तरफ आर्यन और उसके पापा मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी लोग ना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके एक जगह पे चले जाते हैं। मतलब भाई गांव के अंदर एक शहर वाला सीन चल रहा है। खैर मीटिंग शुरू हो जाती है और अगले सीन में आर्क मम्मी जी के साथ गाँव घूम रहा होता है, जहाँ पे सारे लोग हमारे भाई को देख के मुंह बना लेते हैं कि एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। अब हमारे भाई से मिलने ये 2 लड़कियां यहाँ पे आ जाती है, जिसको हमारे भाई ने बचाया था। अभी आर्क को बताती है कि हम बिल्कुल ठीक है और फिर हमारे भाई को कूद के अपनी लचक दिखाती है, जिसको देख के हमारा भाई इनकी तारीफ करता है। और फिर आर्क हमारी मम्मी से बोलता है देरी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मम्मी जी इसको अपने साथ लड़ाई का अभ्यास करने को बोलती है, जिसे सुन के हैरान हो जाता है कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। अब मीटिंग में एल्डर्स इंसानों के 400 साल पुराने रूल्स को तोड़ने की बात करते हैं, जिससे लड़ाई भी हो सकती है, इसलिए हमें उन्हें लेटर लिखना होगा और इस सिचुएशन के बारे में बताना होगा। अब ग्रेट एल्डर बोलता है हम इस बार लापरवाही नहीं बरतने वाले। अब बीच वाला बुड्ढा बोलता है हाँ, और वो इंसान ही थे जिन्होंने पहले रूल तोड़े, लेकिन डिएंटो के घर पे अटैक कर देना ये तो सही नहीं था। तो अब देखते हैं कि उनका आगे का रिएक्शन क्या होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मम्मी जी और आर्क फाइट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहाँ पे मम्मी जी बताती है कि हम डार्क एल्फ हैं, इसलिए हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अभी दोनों रेडी हो जाते हैं और मम्मी जी फुल स्पीड से आती है, लेकिन सामने से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और पीछे से अटैक करती है, जिसको देख के आर्क सोचता है मुझे इस दुनिया में रहने के लिए तलवारबाजी तो सीखनी होगी। अभी लोग फिर से रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे मम्मी जी आर्क को बढ़िया वाला पीट देती है और अगले सीन में शाम हो जाती है, जहाँ पे दोनों घर आते हैं और आर्यन का मुंह लटका हुआ होता है। फिर ये अपनी पापा जी से माफी मांगती है क्योंकि इसने सुअर के घर पे अटैक कर दिया था। खैर पापा जी को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये बताता है कि हम आर्क को तुम्हारे लिए हायर कर रहे हैं और अभी हम तुम्हारी बहन से भी मिल लेंगे। अब आर्यन बोलती है आपको दीदी से कोई काम है क्या? अब पापा जी इसको खुशखबरी देते हैं कि अगले साल तेरी बहन इविन की शादी होने वाली है। अब इसको सुन के ना आर्यन को झटका लगता है, क्योंकि दीदी को तो लड़ाई वगैरह में इंटरेस्ट है। अब हम देखते हैं कि पीछे से दीदी जी आती है और इसको रोमन रेस वाला स्पीयर लगा देती है, लेकिन प्यार से, और इसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है छोटी बहना मुझसे बिना मिले जाने नहीं दूंगी। अब आर्यन को शर्म आ जाती है, लेकिन दीदी जी इसके मजे लेते हुए इसके शस्त्र दबा देती है और बहनों का प्यार कम ये बकचोदी देख के इसके पापा यहाँ से चले जाते हैं। फिर इविन दीदी जी बोलती है कि उसको आर्यन के ऊपर गर्व है क्योंकि उसने इतने सारे एल्फ को बचाया है और तुम ताकतवर बन गई हो। अब आर्यन बोलती है अरे लेकिन तुम्हारी जैसी तो नहीं हूँ। वैसे शादी की बात कहाँ से आई? अब दीदी जी इसको बोलती है क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या कि तुम्हारी बहन को कोई चुरा के ले जाएगा? खैर अभी अपनी मंगेतर के बारे में बताती है कि वो बहुत सीरियस है और बहुत ही अलग टाइप का बंदा है और अब तुम्हारी बारी, तुम किसे पसंद करती हो? अब आर्यन को शर्म आ जाती है और ये बोलती है अरे मेरा कोई नहीं है, लेकिन दीदी जी ने उसको और छेड़ती है, जिससे आर्यन को शर्म आ जाती है। और वैसे यार सही बताना इसकी बहन किस किस को साकुरा की तरह लग रही है। डिट्टो भाई बिल्कुल सेम, बस कान हटा दो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मम्मी जी ने आर्क का भूत बना दिया, लेकिन आर्क सोचता है कि इस बार ही टेलीपोर्ट होकर अटैक करेगा, लेकिन मम्मी जी इस बार भी इसको पीट देती है और बोलती है बस आज के लिए इतना काफी है, मुझे पसीना आ गया, चलो घर चलते हैं, आर्क की खाना भी तो बनाना है। अब अगले सीन में हमारी हड्डी नहाने के लिए प्रस्थान करती है और आर्क पोंटा को भी नहला डालता है। फिर ये दोनों गर्म पानी में कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यन भी नहाने के लिए कपड़े वगैरह उतार रही है। भाई कसम से इसको देख के मजा आ गया। खैर अभी बाथरूम में आती है, लेकिन हमारा भाई अब तक यहीं होता है।
होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं, लेकिन आर्यन की यहाँ पे बुरी तरह फट जाती है और वो चिल्ला देती है, ओए माँ, हड्डी वाले भूत। अरे मोहतरमा, मैं हूँ आर्क। अब अगले सीन में दोनों लाल हो रखे हैं और मम्मी जी आर्यन से पूछती है, क्या हुआ, तेरा मुंह लाल हो रखा है। अब आर्यन बोलती है, अरे कुछ नहीं है। अब पापा जी को ना कुछ जरूरी बात करनी होती है, जो कि ये खाना खाने की बात करते हैं, जहाँ पे पापा जी आर्क को हायर करना चाहते हैं और उसकी मदद मांगते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। और मैं तुम्हारा शराब तोड़ सकता हूँ। यहाँ से लॉर्ड क्राउन के पास एक नदी है जो कि किसी भी शराब को तोड़ सकती है। अब हमारा भाई पूछता है, ये लॉर्ड क्राउन क्या है। अब इसके रिप्लाई में पापा जी बताते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे एक पेड़ है जो कि लॉर्ड क्राउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स भी है जो कि लॉर्ड क्राउन में एंटर करने के बाद तुम पर अटैक करेंगे। अब आर्क अंदर अंदर सोचता है कि ये शराब वाली चीज बस मेरे कैरेक्टर के लिए थी, लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा है, ये इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब आर्यन इस जर्नी में ना आर्क के साथ चलने को बोलती है और पापा जी आर्क को अपने लोगों की मदद करने के लिए बोलते हैं और हमारा भाई हाँ कर देता है, जिससे पापा जी इसको थैंक्स बोलते हैं और इतने में मम्मी जी खाना लेके आती है। अब अगले सीन में हमारा भाई सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैं सच में एक शराब की वजह से ऐसा दिखता, मतलब ये मेरे कैरेक्टर है, लेकिन इस वर्ल्ड में क्या होता, क्या मैं अपने आप को हील करके देखूं। अब हमारा भाई ना अपने आप को हील करके देखता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे पॉन्टा और इसकी फट जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे भाई का हाथ निकल आता है और इसके साथ स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। भाई साहब ऐसी जगह पे क्यों एंड करते हैं यार ये एपिसोड। अब इतनी खुजली मच रही है ना आगे देखने की कि इसकी बॉडी आएगी या नहीं आएगी। खैर अगर तुम लोगों को भी जानना है कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हारी